सभी को नमस्कार एंड सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके एमसीक्यू में। जो भी नए साथी हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम सब आज बायोलॉजी के जितने सारे थ्योरी होते हैं वो सारे थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे और आज चैप्टर 1 डिस्कस होगा आप सभी के साथ। और आप सब वीडियो देख के बताइएगा कि आपको वीडियो यह कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और यह जो थ्योरी है आप सभी के लिए, यह थ्योरी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह थ्योरी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, रेलवे, एसएससी, पीसीएस, किसी भी स्टेट पुलिस, कई सारे एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण होने वाली है। लगभग जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब में काम आएगी। और यह थ्योरी की क्लास कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑब्जेक्टिव दे दूंगा 1000 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के। आप उस ऑब्जेक्टिव को लगाइए और आप यदि ये दोनों क्लास कंप्लीट करते हैं और पूरी की पूरी मेरी थ्योरी की क्लास करते हैं और ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा और आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं रेलवे, एसएससी जैसी परीक्षाओं में सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किसी भी पीसीएस की परीक्षा तक में भी आप यदि बैठिएगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे। और हमारा मानना है कि यूपीएससी के लेवल तक के क्वेश्चंस भी आपसे क्लियर होंगे यदि आप इसे सही से पढ़ते हैं थ्योरी को और सही से जानते हैं। हैंड रिटन थ्योरी है, ना ही कहीं से उठाया गया है। यह जो है हाथ से लिखी गई थ्योरी है। तो जब आप लोगों को इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। आज फर्स्ट क्लास है इसीलिए मैं इतना बात कर रहा हूँ। सेकंड क्लास से बातें नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई होगी। बस यह उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को कम से कम आप लोग 20 लाइक का टारगेट रखता हूं और 20 लाइक पूरा कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट जो है बनके तैयार हो जाएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, हम सभी डिस्कस करेंगे आज जो है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आज सभी डिस्कस होने वाला है। तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान, सबसे पहली बात आती है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान है क्या? तो जीव विज्ञान साइंस की वह शाखा है, साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों के बारे में जानते हैं या सजीवों को पढ़ते हैं। उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी दो वर्ड में बना हुआ है, बायोस तथा लोजोस के मिलने से बना है। बायोलॉजी जो है दो वर्ड बायोस और तथा लोजोस के मिलने से बना है। बायो का मीनिंग क्या होता है? तो बायो का मीनिंग होता है लाइफ यानी जीवन। बायो का मीनिंग क्या होता है? लाइफ यानी जीवन। और लोजोस का मीनिंग होता है स्टडी। लोजोस का मीनिंग होता है स्टडी यानी पढ़ाई। तो जीवों का अध्ययन यानी जीवन का जो अध्ययन हुआ वह हो गया क्या? हमारा जो है बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी जो हो गया, बायो मतलब लाइफ और लोजोस मतलब स्टडी। इस तरह हमारा जो है बायोलॉजी जीवन का अध्ययन हो गया। जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में यदि आप बता सकते हैं इस तरह कि जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवन के अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। सारी चीज को रखा गया है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज जितनी सारी होती है लगभग रखा गया है। और सिर्फ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है लगभग तब मैं बता रहा हूँ आपको 8 से 9 पन्ने में सारा चीज जो है डिस्कस किया गया है, पहला चैप्टर। तो सब कुछ को रखा हूं और सब कुछ को जो है आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आप लोग सिर्फ पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप एक दिन क्लास कीजिए, यदि आपको मजा नहीं आया तो आप सेकेंड डे क्लास करने नहीं आइएगा। यदि आपको इसमें कुछ गलत लगा तो आप सेकेंड डे क्लास करने नहीं आइएगा। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविनियस, किसने किया था? ट्रेविनियस और लेमार्क ने जो है बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इन दोनों ने ही जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? तो लेमार्क तथा ट्रेविनस ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब हम लोग जानते हैं थोड़े से एरिस्टोटल, अरस्तु के बारे में। बहुत सारे आदमी जानते हैं कि अरस्तु जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं और इन्हीं सब के बारे में अभी हम थोड़ा सा जानेंगे। अरस्तु साहब ने पौधों एवं जंतुओं के जीवन को क्रमबद्ध अध्ययन किए
एवं इसके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए, अतः अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु को कहा जाता है। एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। जीव विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं या अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान को कितने भागों में हम लोग बांटकर बायोलॉजी को जो है हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं या उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी को हम लोग किस तरह डिस्कस करते हैं और किस तरह किस किस पार्टों में डिस्कस करते हैं। अब पहला पार्ट आता है बोटनी। क्या आता है पहला पार्ट? पहला पार्ट आता है हम लोगों का बोटनी, और बोटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। बोटनी मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान जो है जीव विज्ञान की वह शाखा यानी कि बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम पौधे तथा पौधे के अंदर होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और यह जो है यही बॉटनी कहलाता है। बॉटनी कहलाता है। बॉटनी जो होता है वनस्पति विज्ञान, वह विज्ञान है जो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधे तथा पौधे के अंदर होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब आया वनस्पति विज्ञान। बॉटनी के पिता कौन है? तो वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जो पिता हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस जो है बॉटनी के जो है पिता हैं। बॉटनी के जो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस है। अब अगला आता है इसका सेकेंड पार्ट जूलॉजी। जू एनिमल जो है, लॉजोस मतलब स्टडी होता है यानी जीव का जो अध्ययन हुआ उसी को हम लोग कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी किसको कहते हैं हम लोग? जीव का जो अध्ययन हुआ उसी को हम लोग जूलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं एवं उनके अंदर संपन्न होने वाले जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो जंतु विज्ञान कहलाता है। और जंतु विज्ञान जो कहलाता है तो जंतु विज्ञान जूलॉजी के भी जो पिता हैं वो एरिस्टोटल हैं यानी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी भी जो है अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। और फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी को थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है यानी अरस्तु को कहा जाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी भी जो है वो भी अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी बायोलॉजी किसको? अरस्तु को कहा जाता है फादर। और फादर ऑफ बॉटनी जो होता है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और जूलॉजी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं जूलॉजी में। चलिए हम लोग आते हैं जंतुओं का अध्ययन करते हैं जूलॉजी में। जितने सारे प्राणी होते हैं हम लोग उन सभी का जो है अध्ययन करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान की ओर। माइक्रोबायोलॉजी जो होता है सूक्ष्म विज्ञान, हम लोग इसी को अब लोग डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान जो है वो क्या है। तो सूक्ष्म विज्ञान जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जिसे हम अपनी नंगी आंखों से यानी हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते। खुली आंखों के द्वारा हम उसको नहीं देख सकते हैं और इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हमें किस चीज की? आप लोग सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की जो है आवश्यकता होती है। हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। जिस तरह भी हमारा आंख खुला है हम उसे नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। तो उसी को जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब पहला बात है माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? तो माइक्रोबायोलॉजी के जो पिता हैं वो पाश्चर को कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के जो पिता हैं वो किसको कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी के जो पिता हैं वो पाश्चर को कहा जाता है। टेलीग्राम लिंक में आप सभी को इसका जो है जितना सारा नोट्स है सभी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और इसी पूरा पढ़ने के बाद 1000 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, आप लोग उसे भी लगा के देखिएगा कि मेरे बायोलॉजी के क्वेश्चन में आपको कितने अच्छे और लगते हैं। वो बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादातर लूसेंट की बुक से उठाए गए हैं और इसलिए वो क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। तो आप लोग उस 1000 क्वेश्चन को अवश्य लगाइएगा। चलिए हम लोग आते हैं, अब कुछ जो है डिस्कस पॉइंट है, अच्छे पॉइंट है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सजीवों के प्रमुख लक्षण के बारे में। किसके बारे में? सजीवों के प्रमुख लक्षण, फीचर्स कॉमन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो फीचर्स जो होता है, कुछ भी कॉमन जो होता है, प्रमुख लक्षण जो है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जो जितने सारे सजीव में लक्षण होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सजीवों का निश्चित आकार प्रकार होता है। सजीवों का जो होता है वो निश्चित है, बच्चों वाली बातें नहीं है इसमें। सजीव का जो लक्षण है काफी डिटेल से बताया गया है और टोटल 10 लक्षण लगभग बताए गए हैं और 10 लक्षण काफी डिटेल से है। और हम लोग बच्चे में जैसे पढ़ते थे वो सब चीज नहीं है, इसमें काफी अच्छे से बताया गया है। सजीवों का निश्चित आकार प्रकार होता है। सजीवों को शरीर का विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं। सजीवों के जो शरीर का विभिन्न अंग होता है वो अलग अलग कार्य करते हैं, परंतु सभी सम्मिलित रूप से एक दूसरे के साथ इस प्रकार संतुलन स्थापित करते हैं ताकि शरीर के लिए लाभदायक हो। सजीव का जो होता है, जो सारा शरीर का जो अंग होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है, पर एक दूसरे के बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है, ऐसा बॉन्ड होता है कि वो दोनों जो भी कार्य करते हैं उससे हमारे शरीर को ही जो है प्रॉफिट होता है, उससे हमारे शरीर को ही लाभ मिलता है और हमारे शरीर को ही उससे प्रॉफिट होता है। तो शरीर में जितने सारे अंग हैं सबका अलग अलग काम है, पर सब एक महत्वपूर्ण काम करते हैं और सबका जो है एक दूसरे के साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन है जिससे हमारे शरीर को जो है क्या कहता है, लाभ पहुंचता है। सजीव में यह गुण हमेशा होता है। सजीव में ऐसे से जो भी जितने सारे उसके अंग होते हैं सब एक दूसरे से अच्छे कोऑर्डिनेशन रहते हैं। चलिए गति के बारे में बात करते हैं। सजीव गति करते हैं। पौधों में आंतरिक गति होती है। ऐसा बहुत सारे बच्चे कहते हैं पौधे कहाँ गति करते हैं, पौधे तो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। नहीं, पौधों में जो होती है वो आंतरिक गति रहती है, और जबकि जंतुओं में आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की गति होती है। जंतुओं में क्या होती है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की गति होती है, लेकिन पौधों में जो होती है वो सिर्फ आंतरिक गति होती है। पौधों में जल, खनिज, लवण एवं भोज्य पदार्थों का परिवहन आंतरिक गति का उदाहरण है। पौधों में जो खनिज पहुंचता है, जल पहुंचता है, लवण पहुंचता है और भोज्य पदार्थ पहुंचते हैं वो आंतरिक गति के उदाहरण है। जबकि जंतुओं में जो रक्त प्रवाह, आंतरिक गति एवं स्थान जो है परिवर्तन, जहां हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इसको हम लोग बाह्य गति का उदाहरण मानते हैं। यानी बाहरी गति किसको कहेंगे हम लोग, जो हम लोग बाहर जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो वो हो जाता है हम लोग का बाह्य गति। और आंतरिक गति जो हमारे अंदर शरीर में जो रक्त प्रवाह होता है वो आंतरिक गति होता है। और पौधों में आंतरिक गति होती है कि पौधों के अंदर जो खनिज, लवण ये सब जाते हैं, जल जाते हैं, तो उसमें जो होता है वो आंतरिक गति होता है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं प्रसस, प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सजीवों का प्रोटोप्लाज्म सक्रिय होता है जो रासायनिक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। प्रसस को हैक्सली साहब ने फिजिकल बेसिक्स ऑफ लाइफ यानी जीवन का भौतिक अधिकार माना है। प्रोटोप्लाज्म को, सजीवों का प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो हमेशा सक्रिय होता है और जो रासायनिक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन करने का काम करता है। प्रसस को हैक्सले साहब ने फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ यानी जीवन का भौतिक आधार कहा है। चलिए उपापचय, मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में जो उपापचय होता है, सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक एवं विखंडात्मक क्रियाएं होती रहती है जो सम्मिलित रूप से उपापचय कहलाता है। क्या कहलाता है, सम्मिलित रूप से उपापचय कहलाता है। चलिए हम लोग उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उपापचय के दौरान कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए बेकार ही नहीं बल्कि हानिकारक भी होते हैं। ऐसे बेकार हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है और सजीव उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। जितने सारे सजीव होते हैं वो सभी सजीव जो होते हैं वो उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। चलिए हम लोग अगला जो है रिप्रोडक्शन, यहाँ वंशानुगृति जेनेटिक जो लिखा गया है ये अगला है, और इससे पहले हम लोगों का है रिप्रोडक्शन, प्रजनन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह जा रहा है। जितने सारे सजीव होते हैं सभी में सर्वप्रमुख प्रजनन के लक्षण होते हैं। सजीवों का सर्वप्रमुख लक्षण जो है प्रजनन है। इसमें जीव अपने ही समान बच्चे को जन्म देते हैं तथा अपने जाति स्पीशीज को बरकरार रखते हैं। सजीव में यह लक्षण होता है कि वो अपनी जाति को बरकरार रखने की जो है बरकरार रखता है। वो जिस प्रकार का है उस प्रकार से उसमें उस प्रकार का ही संतान उससे उत्पन्न होता है। तो यह जो है सजीवों का लक्षण है। चलिए हम लोग आगे आते हैं और वंशानुगति के बारे में डिस्कस करते हैं। जेनेटिक कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। 8वां पॉइंट है, सजीवों में कुछ विशेष प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण ले जाने का काम करती है। अब अगला पॉइंट जो है हम लोग रिस्पिरेशन यानी श्वसन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सजीव जो है श्वसन की क्रिया
करते हैं और श्वसन की क्रिया में जीव का ग्रहण तथा CO2 का निष्कासन करते हैं। इस क्रिया के दौरान ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस क्रिया के दौरान किसकी प्राप्ति होती है? जब भी CO2 का O2 का ग्रहण और CO2 का जो है निष्कासन करते हैं तो इस क्रिया के दौरान जो होती है वो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और हम लोग का 10वां पॉइंट जो है सजीव के लक्षण का 10वां पॉइंट वो होता है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। सजीवों में एक निश्चित जीवन चक्र होता है। सजीव जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, वयस्क होते हैं, प्रजनन होते हैं, बूढ़ा होते हैं और उनकी मृत्यु होती है। यह सजीव का जो है एक जीवन चक्र होता है। सजीव जितने सारे होते हैं उन सभी का एक जीवन चक्र होता है। चलिए हम लोग अब आगे के कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? आवास के आधार पर जीवों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? आवास के जो आधार पर हैं वो जीवता को जो है मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है आवास के आधार पर जीवों को। तो जलीय जंतु, एक्वेटिक एनिमल, वे जंतु जो जलीय वातावरण से रहकर अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जलीय जंतु कहलाते हैं। जैसे मछली, शार्क, स्टारफिश, स्पॉन्ज ऑरेल। तो ये सारे जो जंतु होते हैं वे जंतु जो होते हैं जलीय जंतु, एक्वेटिक जो है एनिमल कहलाते हैं। आवास के आधार पर जीवों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जो है वो जलीय जंतु है, एक्वेटिक एनिमल है। वे जंतु जो जल में, जो जलीय वातावरण में रहकर अपनी सारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, जलीय जंतु कहलाते हैं। जैसे मछली, शार्क, स्टारफिश, स्पॉन्ज, कोरल, इस प्रकार के जो जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के जो जंतु होते हैं वो आप लोग को क्या कहता है? जलीय जंतु कहलाते हैं। और आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्थलीय जंतु जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वे जीव जो स्थल पर रहना पसंद करते हैं तथा स्थल पर रहकर ही अपनी सारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, स्थलीय जंतु कहलाते हैं। जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, बैल, गाय आदि। अब आगे हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पर, उभयचर जीव, एम्फीफिबियस एनिमल। वैसा जीव जो जल और स्थल दोनों पर समान रूप से रहकर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, उभयचर जीव कहलाते हैं। मेढक, सांप आदि। इतना तक जो है हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इतना तक, तो हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग लास्ट वाला डिस्कस करते हैं, वायवीय जंतु। किसके बारे में? वायवीय जंतु के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको कहते हैं हम लोग एरियल एनिमल। वैसा जंतु जो वायुमंडल में विचरण करते हैं तथा अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, वायवीय जंतु कहलाते हैं, एरियल एनिमल कहलाते हैं। जैसे चमगादड़, पंख वाले कीट, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? वायवीय एनिमल होते हैं। ये सब क्या होते हैं? वायवीय एनिमल होते हैं। हम लोग चलिए आगे डिस्कस करते हैं और आगे के पॉइंट में दिया हुआ है भोजन के आधार पर जीव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब भोजन के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं वो डिस्कस करना है। तो 4 प्रकार के टोटल होते हैं। आप लोग को दिख भी रहा होगा और नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि किस प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग को नहीं दिख रहा है तो 4 प्रकार के होते हैं भोजन के आधार पर जीव। और शाकाहारी सबसे पहले हर्बीवोरस होता है। और वैसा जंतु जो सिर्फ पादप एवं उसके उत्पाद ग्रहण करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, हिरण और चूहा, इसी को हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे गाय, हिरण, चूहा। मांसाहारी कार्निवोरस, वे जंतु जो भोजन के रूप में सिर्फ मांस को ग्रहण करते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। जैसा शेर, बाघ, भालू, ये सब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। इसमें एक एक पॉइंट ऐसा दिया हुआ जो बचपन में नहीं पढ़ा है। ओमनीवायरस सर्वहारी, वैसा जंतु जो अपने भोज्य पदार्थ की प्राप्ति मांस तथा पौधे दोनों से करते हैं, उन्हें सर्वहारी कहा जाता है। जैसे मानव, बिल्ली, कुत्ता। अब हम लोग आते हैं सेंट ज्यूडियस के बारे में, जो कि रक्तहारी होता है। जो वे जीव जो भोजन के रूप में ब्लड चूसते हैं, जैसे जू, खटमल आदि, इसी को हम लोग कहते हैं रक्तहारी, सेंट ज्यूडियस जो है हम लोग कहते हैं। आप लोग को लग रहा होगा सर ये पॉइंट सब क्या लिखनी है, ये तो बच्चे वाली बात है। तो शुरुआत जो है बच्चे वाले पॉइंट से ही करनी होती है और काफी नीचे के लेवल से उठाया हूं और लास्ट तक ले जाऊंगा, जिससे आप लोग को कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटे।
तो आप लोग जो है बस यही कीजिए कि थोड़ा सपोर्ट बना के रखिए और देखिए कि मैं आप लोगों को क्या से क्या बताता हूँ। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी भी यानी यूपीएससी तक के लेवल्स में यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं जहां से मैं आप लोग को यह बता रहा हूँ। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी संतानों के उत्पादन के आधार पर अब हम लोग पता करेंगे कि जीव कितने प्रकार के होते हैं संतानों के आधार पर। तो ओविपेरस अंड प्रजक्ता, अंडा देने वाले जीव अंड प्रजक्ता कहलाते हैं, जैसे मेढक, छिपकली और सांप। मेढक, छिपकली और सांप जो होते हैं वो कहलाते हैं। चलिए हम लोग आगे का पॉइंट जो है सेकेंड पॉइंट वो डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और सेकेंड पॉइंट डिस्कस करने के लिए बस यहाँ पे आ गए। तो विविपेरस जंतु प्रजक्ता। विविपेरस क्या होता है? जंतु प्रजक्ता होता है वैसा जंतु जो बच्चा देता है तथा बच्चे मां से प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा होता है, इसी के द्वारा फूड तथा न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। जैसे सभी स्तनधारी, जितने सारे मेमल्स होते हैं सभी स्तनधारी जो होते हैं वो जंतु प्रजक्ता होते हैं, विविपेरस होते हैं। चलिए हम लोग आते हैं ओविवोपेरस के बारे में। अंड जंतु प्रजक्ता वैसा जंतु जो सर्वप्रथम अंडा उत्पन्न करते हैं तथा बाद में अंडे से ही बच्चे का निर्माण मां के शरीर में ही होता है, उसे ओविविपेरस कहते हैं। जैसे इक्निडा, समुद्री जीव में ऐसा सामान्यतः होता है। जंतुओं के बीच जो है अन्योन्याश्रय संबंध, दो जंतुओं के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसके बीच में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इंटरडिपेंडेंट ऑफ एनिमल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। दो जीव जातियों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं तथा एक के बिना दूसरे का जीवन अधूरा होता है, अन्योन्याश्रय संबंध कहलाता है। ऐसा संबंध जो है, संबंध को हम लोग निम्नलिखित भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं किस किस भाग में बांट सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सहोपकारिता यानी मोटालिज्म जो है, सबसे पहले दो जीव जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव जाति एक दूसरे से लाभान्वित होते हो, दोनों जीव एक दूसरे से क्या होता हो, लाभ प्राप्त होते हो, तो उसको हम लोग जो है सहोपकारिता कहलाता है। जैसे लाइकेन या एल्गी, शैवाल एवं कवक, फंगी का संबंध है। जैसे एल्गी, शैवाल और कवक का जो संबंध है इससे एक दूसरे दोनों को लाभ होता है। तो यह जो हो गया यह किस में आता है? सहोपकारिता में आता है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जो अपना भोजन खुद बनाता है और कवक के पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह भोजन एल्गी से प्राप्त करता है और इसके बदले में कवक शैवाल की नमी को मॉइस्चर यानी मिनरल साल्ट तथा आश्रय प्रदान करता है। तो दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। ऑस्ट्रिच और जेब्रा के बीच का संबंध, यहाँ ऑस्ट्रिच जेब्रा के लिए पहरेदारी का काम करता है, इसके बदले जेब्रा उसे भोजन प्रदान करता है। कौवा और भैंस के बीच में, कौवा और क्रॉ जो होता है और भैंस के बीच में संबंध होता है। राइजोबियम एवं दलहन पौधों के बीच का संबंध होता है और कोरेला एवं हाइड्रा के बीच संबंध होता है। कोरेला हाइड्रा के शरीर पर निवास करता है तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करता है और कोरेला भोजन तथा O2 हाइड्रा की कोशिका को देता है और बदले में हाइड्रा को CO2 तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ प्रदान करता है। बदले में हाइड्रा कोरेला को क्या करता है? CO2 तथा नाइट्रोजन युक्त जो है पदार्थ प्रदान करता है। तो एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। कौन कौन? जैसे अभी आपको मैंने ऑस्ट्रिच और जेब्रा का बताया, कौवा और भैंस के बीच में बताया, कोरला हाइड्रा के बीच में बताया, शैवाल और फंगी के बीच के रिलेशन को बताया। ये सब क्या है? तो ये सभी जो है सहोपकारिता है, मुटालिज्म है, जो एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इन सब जंतुओं के बीच में यह रिलेशन है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब सहभोजिता के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कॉमनलिज्म के बीच में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दो जीव जातियों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव से लाभान्वित होते हैं परंतु दूसरे जीव को पहले जीव से कोई लाभ या हानि उठानी नहीं पड़ती है, सहभोजिता कहलाती है। जैसे शार्क और रिमोरा के बीच संबंध होता है। शार्क के शरीर पर रिमोरा रहता है और शार्क के छोड़े हुए भोजन को वह ग्रहण कर लेता है, इससे शार्क को कुछ भी हानि नहीं होती है और यह जो है सहभोजिता कहलाता है। यह क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। अब हम लोग आते हैं परजीविता, जो कि मेन है। परजीविता के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम लोग परजीवी भी कहते हैं। दो जीव जातियों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर पर रहते हैं
और साथ ही साथ भोजन भी प्राप्त करते हैं और उसके बदले में दूसरे जीव को हानि पहुंचाते हैं, परजीवी कहलाता है। जिसके शरीर में परजीवी निवास करते हैं पोषी होस्ट कहलाते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य परजीवी और एक होता है अंतः परजीवी। आज हम लोग यही दोनों डिस्कस करने वाले हैं। वे परजीवी जो पोषी के शरीर के बाह्य निवास करते हैं एक्टो पैरासाइट कहलाते हैं, जैसे जू होता है या लीक होता है। ये सब क्या करते हैं, बाहर जो है शरीर के बाहर जो है क्या कहता है निवास करते हैं। और ये बाह्य परजीवी होते हैं, ये जो है अपने पोषण के लिए शरीर जिस शरीर पर रहते हैं उसी पर निर्भर करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। अंतः परजीवी ऐसा परजीवी जो अपने स्वास्थ्य अपने आवश्यकता की पूर्ति पोषी के लिए पोषी के शरीर के भीतर रहकर अपने भीतर रहकर करते हैं, अंतः परजीवी कहलाते हैं। अंतः परजीवी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पोषी परजीवी वैसा परजीवी जो अपना पूरा जीवन चक्र एक ही परपोषी के शरीर में रहकर पूरा कर लेते हैं, एक परपोषी परजीवी कहलाते हैं। जैसे एंटमीबा, हिस्टोलिका अतिसार रोग उत्पन्न करता है। यह सब जो होता है क्या है, एक पोषी परजीवी है। क्या है, एक पोषी परजीवी है। और अब हम लोग द्विपोषी परजीवी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब अंदर में है, अंतः है। तो द्विपोषी परजीवी जो होते हैं वैसा परजीवी जो अपना पूरा जीवन काल में द्विपोषी के शरीर में पूरा करते हैं, द्विपोषी परजीवी कहलाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम और हम लोग जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरिया हो गया और लिस्मोनिया हो गया। तो ये सब जो होते हैं ये सब क्या करते हैं, कालाजार हो गया। तो ये सब जो है क्या हो गया, ये सब जो है द्विपोषी ऐसी हैं जो पूरा अपना जीवन का काल जितना सारा काल होता है, जितना सारा समय होता है दूसरे पर जो है अपना पूरा का पूरा डिपेंड रहते हैं और उसके अंदर में रहते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर में, ये सब जो है अंतः परजीवी हैं। क्या है, ये सब अंतः परजीवी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा आप लोग। कल की क्लास जो है मैं कहता हूँ रात में 9 बजे होगी और आप लोग को मिस नहीं करना है। रात में 9 बजे क्लास मैं दे दूंगा, वीडियो डाल दूंगा और रात में 9 बजे तक यदि आप लोग इसको 20 लाइक प्लस करवा देते हैं तो 9 बजे तक कल वीडियो डल जाएगी। और आप सभी का सपोर्ट होना चाहिए और क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इस तरीका से सारे हैंड रिटन लिख कर आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा। डेली लिखूंगा और डेली प्रस्तुत करूंगा, जो कि आप लोग के सारे एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, CHSL, CGL, MTS जितने सारे एग्जाम होते हैं, ऑल इंडिया पुलिस, जहां पर भी जितने सारे पुलिस के एग्जाम होते हैं, बिहार पुलिस, MP पुलिस, UP पुलिस, जहां पे भी जितने सारे पुलिस के एग्जाम होते हैं सारे, PCS जितने सारे होते हैं सारे, सभी में आप लोग को काम आएगा। तो पूरा का पूरा थ्योरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1000 क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, बायोलॉजी का 1000 क्वेश्चन का। आप लोग अवश्य चेक करें, जाके देखें कि क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। तो जो भी चैनल के द्वारा अच्छी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है तो चैनल को जो है आप लोग को जो करना है वो दिख रहा है कि आप लोग को क्या करना है। थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, 20+ लाइक कीजिए, अगला वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सब स्वस्थ और जो है आजकल जो है अच्छे वातावरण में और अच्छे तरीके से रह रहे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय।